अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। अ, आप स्टूडेंट्स भी मोस्टली आप बैंक्स के साथ अटैच होंगे, आपके अकाउंट होंगे या आप कभी किसी काम से बैंक में गए होंगे, या जब आप एटीएम यूज़ करते हैं तो एक स्लिप निकलती है, ठीक है। वो भी एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है जो आपका बैलेंस बताती है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है क्या। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक बैंक है, रिकॉन्सिलेशन का मतलब है रिकॉन्सिल करना। लाइक दो अगर डिफरेंट स्टेटमेंट हैं तो उनके पीछे आपने उनकी हिस्ट्री को जान के उस स्टेटमेंट को एक पॉइंट पर लेके आना। किसी भी जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसको आपने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट है। सो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या, कह रहा है इफ़ देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डैट ऑफ पासबुक। जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, हमारे पास दो अकाउंट्स हमें बुक्स मिलती हैं। एक हमारी होती है कैश बुक एंड सेकंड वन हमारी क्या होती है, पासबुक। कैश बुक कस्टमर के अंडर होती है, पासबुक हमारी ही बुक होती है, लेकिन इसके अंदर बैंक एंट्रीज करते हैं और जब हम चाहें बैंक से अपनी ये पासबुक ले सकते हैं। पासबुक ओल्ड वर्जन था, लेटेस्ट वर्जन में हम इसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मंथली स्टेटमेंट आप बैंक अकाउंट हमें बाय पोस्ट भेज देता है, उसमें हमने जो विड्रॉ किया, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई, वो लिखी होती है, ठीक है। ये दो मेन बुक्स हैं हमारी, कैश बुक और पासबुक। जब इन दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है, लेकिन दोनों के बैलेंस आपस में मैच नहीं होते, तो डिपॉजिटर मीन जो अकाउंट होल्डर है वो एक स्टेटमेंट बनाता है टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिस्क्रिपेंसेस, कि क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं और किस तरीके से हम इन बैलेंसेस को बैलेंस कर सकते हैं, रिकॉन्सल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कह सकते हैं, कहते हैं। क्या रीजंस हैं कि हमारे जो वो फिगर्स हैं वो आपस में मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट है अगर मेरा किसी में, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे उस अकाउंट में 70,000 रुपीज़ हैं, लेकिन मैं यूं ही बैंक में कॉल करती हूँ तो मैं बैंक से पूछती हूँ सर मेरे अकाउंट बैलेंस क्या है, तो वो बताता है कि जी आपका अकाउंट बैलेंस 55,000 है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बैलेंस था, 70,000। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ गया ना बैंक में और मेरे में। अब यहाँ पर मैं भी गलत हो सकती हूँ, यहाँ पर बैंक भी गलत हो सकता है। लाइक हो सकता है कोई एंट्री बैंक से मिस हो गई हो सकता है कोई एंट्री मुझसे मिस हो गई हो। वैसे ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि मैं ही रॉन्ग होंगी, कि बैंक वेल सेटल्ड है, आजकल मिस्टेक्स कम होती हैं, बट बैंक भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमारे फिगर्स में जो चेंजेस आती हैं उसको हम कैलकुलेट फिर करते हैं, फिर उसके बैलेंसेस बनाते हैं कि वाई ऐसा क्यों है। तो थ्री रीजंस है। वन पार्टी में लीक द नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, हो सकता है एक पार्टी को नॉलेज ही ना हो ट्रांजैक्शन का। फॉर एग्जांपल, मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दी हो बट मुझे इंटीमेट ना किया हो, तो उस हवाले से मेरे अकाउंट में पैसे तो आ गए बट मुझे नहीं पता। या फिर मैंने बैंक को ऑर्डर दिया हो कि आपने पर मंथ मेरे अकाउंट से या पर ईयर मेरे अकाउंट से इतनी अमाउंट इंश्योरेंस की पे करनी है, तो मेरे कहने पे बैंक ने वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिए, बट मेरे माइंड में नहीं है कि मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट हो गए। ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक है, कि मेरे माइंड से कोई बात निकल जाए या हमारे एंड पे कोई ऐसी बात रह जाए जो हम रिकॉर्ड ना कर सकें। सो देर इज़ ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल डिले बिटवीन वन पार्टी डूइंग समथिंग एंड द अदर पार्टी नोइंग इट। मीन हो सकता है किसी एक पार्टी की तरफ से अनअवॉइडेबल डिले हो। एरर एंड मिस्टेक्स अकर, डेफिनेटली ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है उसको लिखने में, इस वजह से हमारे वो बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हों। अच्छा जी, बैंक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आवर बैंक अकाउंट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन आपकी पहले होगी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि बैंक क्या करता है। बैंक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आवर बैंक अकाउंट, जो हमारे बैंक अकाउंट है बैंक उनका रिकॉर्ड रखता है और वहाँ पे डिपॉजिटर अकाउंट बैंक उसको कहलाता है।
हम अक्सर जब डिपॉजिट स्लिप फिल करते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है ना अकाउंट होल्डर नेम, तो अकाउंट होल्डर को बैंक जो है ना वो डिपॉजिटर अकाउंट कहते हैं। कहते हैं कि टू रेसिप्रोकल अकाउंट्स बनते हैं, बैंक अकाउंट और कैश बुक इन बुक्स ऑफ डिपॉजिटर एंड डिपॉजिटर अकाउंट इन बुक्स ऑफ बैंक। मैं डिपॉजिटर हूँ, मैं एक अकाउंट अपने बुक में मेंटेन करती हूँ जिसको बैंक अकाउंट कहूँगी, लेकिन वो मेरी कैश बुक में होगा। एक बैंक जो है वो डिपॉजिटर का अकाउंट मेंटेन करेगा, वो जो कि बैंक में होगा। बोथ बैलेंस जो है, मेरी कैश बुक का बैलेंस और बैंक की पासबुक का बैलेंस, दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। जब दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होता, इट्स मीन के देयर इज मिस्टेक। When the bank account is debit, the depositor account is credit. Mean to say, जब भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो डिपॉजिटर का अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा मीन जब भी डिपॉजिटर अकाउंट डेबिट होगा बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। दोनों एक साथ रेसिप्रोकल है। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो डिपॉजिटर क्रेडिट हो रहा है, अगर डिपॉजिटर डेबिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इन दोनों का बैलेंस हमेशा से इक्वल रहता है, ये डिफरेंट नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑपोजिट एंट्रीज आर मेड इन टू बुक्स। मीन कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो दोनों एंट्रीज की ऑपोजिट एंट्री बनती हैं बुक्स के अंदर। सो बैलेंस ऑफ टू अकाउंट्स क्या है, ये यहाँ पे बताया कि कैश बुक का अगर बैंक कॉलम, कैश बुक का फिर बैंक कॉलम। डेबिट बैलेंस मीन डिपॉजिट विद बैंक, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, अगर आपका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मीन कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, आपने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवाई हुई है। मीन अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर अगर आपका डेबिट बैलेंस है, इट्स मीन के कैश इन हैंड आपका अपना पैसा है जो बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया है। अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इट्स मीन के आपने बैंक से लोन लिया है, अपनी अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ली है। ठीक है, इसी तरीके से फिर डिपॉजिटर अकाउंट है। डिपॉजिटर अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, मीन टू से मेरे अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, इट्स मीन के वो मेरा अपना बैलेंस है। जब हम अक्सर बैंक से फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में क्या क्रेडिट है, इट्स मीन के वो हमारे अपने पैसे हैं। ठीक है, बैंक हमसे ऑपोजिट चलता है। जो चीज़ हम अपने बैंक में जब पैसे जमा करवाते हैं ना, हम लिखते हैं कि हमारे पास पैसे आ गए, हम डेबिट में लिखते हैं, बैंक उसको क्रेडिट में लिखते हैं। इसलिए हम बैंक से पूछते हैं हमारे पास क्रेडिट क्या है। या जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में कार्ड्स रिचार्ज करते हैं पहले, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आपके मोबाइल में क्रेडिट है, इट्स मीन के आपके अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है अमाउंट क्या। ठीक है, तो डिपॉजिटर अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो ये शो करता है। मीन अगर मेरे अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, इट्स मीन कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैंने लोन लिया है। अगर मेरे अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इट्स मीन कि मेरे अपने पैसे हैं, मैंने लोन नहीं लिया हुआ। जी, ये दो मेन बुक्स हैं, इन्हीं बुक्स से हम देखते हैं जब कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इन्हीं दो बुक से ठीक की जाती हैं। एक है कैश बुक और दूसरी है पासबुक। कैश बुक को डिपॉजिटर लिखता है, लाइक मेरा अकाउंट है तो कैश बुक मैं मेंटेन करूंगी और मेरे ही अकाउंट की पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करेगा। जब मैं अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट करवाऊंगी, मैं कस्टमर एज अ बैंक होल्डर, तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिखूंगी, जबकि बैंक उसको क्रेडिट साइड पे लिखेगा। मैंने पैसे जमा करवाए, मैंने अपने डिपॉजिट्स को डेबिट में लिखा है, बैंक ने मेरे डिपॉजिट्स को क्रेडिट में लिखा है, और जो मैंने अमाउंट विड्रॉ करवाई अपने अकाउंट से, मैं उसको क्रेडिट में लिखूंगी और बैंक उसको डेबिट में लिखेगा। कैश बुक और पासबुक ऑपोजिट्स चलती हैं एक दूसरे के। ठीक है, चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ, चेक डिपॉजिट मीन जैसे वो क्रॉस चेक आते हैं ना, वो आपको आपके अकाउंट में सबमिट करवाना पड़ते हैं। तो कहते हैं अगर आपने चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है तो जिस डेट को आपने डिपॉजिट करवाया आप वो डेट लिखते हैं, और बैंक भी जिस डेट पे हमने बैंक में सबमिट करवाया है, बैंक उस डेट को लिखता है जब एक्चुअली वो अमाउंट कलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने वो चेक जो है 25 मार्च को सबमिट करवाया है, तो बैंक ने 25 मार्च डेट नहीं नोट करनी। फॉर एग्जांपल, बैंक के पास वो अमाउंट 27 मार्च को आई है कलेक्शन के बाद, तो बैंक 27 मार्च उसकी डेट लिखेगा। सो जो चेक इशू किए जाते हैं, चेक डिपॉजिट हम करवाते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसे आने होते हैं। चेक इशू हम कब करते हैं, जब हमने पेमेंट करनी होती है, हम पेमेंट के अगेंस्ट चेक इशू करते हैं।
तो हम कस्टमर क्या करते हैं, जिस डेट को चेक इशू किया ना, तो हमने समझ लिया भी हमने पैसे दे दिए, हम उसी डेट को नोट कर लेते हैं। बट बैंक क्या करता है, एक्चुअली जब हमारे अमाउंट से वो अमाउंट पे की जाती है, मैंने आज आपको पेमेंट का चेक दिया हो, अब मैंने तो अपनी बुक्स में लिख लिया अभी मैंने आज आपको पैसे दे दिए, हो सकता है आप 2 दिन के बाद बैंक में गए हो, तो आपने आफ्टर 2 डेज बैंक से अमाउंट डिडक्ट कर आप ली हो, तो जब मेरे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होगी बैंक उसको तब रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। डेबिट बैलेंस शोज कैश एट बैंक। जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर मीन अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेबिट बैलेंस शो क्या कर रहा है कि उसके बैंक में कैश है। क्रेडिट बैलेंस क्या शो कर रहा है कि जी मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट है, एंड क्रेडिट बैलेंस अगर अकाउंट में शो हो रहा है तो इट्स मीन क्या है, कैश एट बैंक है। मीन टू से उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी अमाउंट अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो मेन है वो स्टार्ट हो जाता है जब आपने क्वेश्चन करना है ना, आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि आपके कितने काइंड्स का बैलेंस है। अच्छा, तो टोटल बेटा 4 टाइप्स का आपका बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों को कस्टमर्स के हक में फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है। बैलेंस एज पर कैश बुक आपने इसको मेमोराइज कर लेना। बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। पहले तो सारा था इंट्रोडक्शन, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ बैलेंस है। तो जब भी आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन हमेशा बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, मीन फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों फेवरेबल बैलेंस हैं, बट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। अनफेवरेबल बैलेंस मीन कि कस्टमर ने लोन लिया है अकाउंट होल्डर की अपनी अमाउंट नहीं, इसमें ओवरड्राफ्ट लिखा आएगा साथ। ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, सम टाइम आपके क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखा होगा, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा होगा। अगर यहाँ पर क्रेडिट भी लिखा है ना, तो इट्स मीन जब कैश बुक के साथ क्रेडिट लिखा आ गया तो वो ओवरड्राफ्ट है, वो हमारा बैलेंस क्रेडिट होगा। ये लिखा हुआ ना सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये डेबिट बैलेंस है। जैसे ही बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ क्रेडिट लिखा आ गया, इट्स मीन कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, या ओवरड्राफ्ट लिखा आ गया, इट्स मीन कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। जी, ऐसे ही बैलेंस एज पर पासबुक के साथ है, पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है। जैसे ही इसके साथ ओवरड्राफ्ट लिखा आ गया तो ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट में शिफ्ट हो जाता है। अगर इसके आगे ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट लिखा आ गया तो भी अंडरस्टूड है कि ये बैलेंस आपका डेबिट है। क्वेश्चन हमेशा आपका स्टार्ट किससे होता है, बैलेंस से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 4 टाइप्स का बैलेंस है, कोई एक बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन होगा, चारों के चारों एक टाइम में नहीं आएंगे। कोई एक बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपने सबसे पहले जज करना है कि वो आपका बैलेंस कौन सा है। तो सबसे पहले आपने ये 4 टाइप्स को प्रिपेयर करना है, ये डेबिट है या क्रेडिट है, आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। जी, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या है। अच्छा जी, कैश बुक शोज जब कैश बुक का मोर बैलेंस शो होता है और पासबुक का लेस बैलेंस शो होता है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा जब कैश बुक शो लेस बैलेंस एंड पासबुक शो मोर बैलेंस। ठीक है, ये तो है हमारी बुकिश वर्डिंग या टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ, वैसे वो तरीका सही तो नहीं है लेकिन आपकी समझ के लिए ये जितनी स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं आपने इसको ये सपोज कर लेना है कि ये सारी की सारी क्रेडिट वैल्यूज़ हैं, और ये जितनी भी स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं ये आपने सपोज कर लेना है कि ये सारी की सारी आपकी डेबिट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इससे ये है कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी अगर आप उनके अंदर डिसएग्रीमेंट को समझ सकें क्या क्या है कॉजेज़, तो भी इजी है, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट या बट नॉट कलेक्टेड। फिर मैंने आगे लिखा हुआ है अनकलेक्टेड चेक, मीन ये हमारे अनकलेक्टेड चेक हम इसको कहते हैं। डिपॉजिट मैंने इसलिए लिखा है कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर उसमें डिपॉजिट वर्ड आया और वो नॉट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए तो इट्स मीन वो हमारे अनकलेक्टेड चेक हैं। जी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट या बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने चेक में मैंने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवा दिया, पार्टी ने मुझे चेक दिया था,
बट वो चेक जो डेट, जिस डेट तक मुझे स्टेटमेंट बनानी थी उस डेट तक अभी तक जो वो चेक है वो कैश नहीं हुआ था, मेरे अकाउंट में उसके पैसे नहीं आए थे। बट मैंने लिख लिया था कि मुझे पार्टी ने चेक दे दिया, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने अपनी कैश बुक में तो ये लिख लिया घर में। लेकिन बैंक ने कब एंट्री करनी थी? बैंक ने तभी एंट्री करनी थी जब बैंक के अंदर वो अमाउंट कलेक्ट होके आनी थी, ठीक है। वो अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई तो इसकी वजह से क्या डिसएग्रीमेंट हुआ कि मेरी कैश बुक का बैलेंस तो ज़्यादा शो हो रहा है बट पासबुक का बैलेंस लेस शो हो रहा है, क्योंकि वो अमाउंट कलेक्ट ही नहीं हुई। जब तक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं होगी बैंक तो उसको एंटर नहीं करेगा। लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में एंटर कर लिया था, इसलिए कैश बुक का बैलेंस इस डिसएग्रीमेंट की वजह से ज़्यादा शो हो रहा होगा और पासबुक का बैलेंस लेस शो हो रहा होगा। समझ आ गई कि आपको चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिट है क्या? अनकलेक्टेड चेक है। इसी के ऑपोजिट आ जाए आप, इस साइड पे ये लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट येट पेड। इट्स मीन अब जिनके आपने पैसे देने थे आपने उनके अगेंस्ट चेक इशू कर दिए। जब मैंने चेक इशू कर दिए मैंने साथ ही अपनी कैश बुक में लिख लिया भी मैंने फलां बंदे को पेमेंट दे दी है, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में तो पैसे कम शो हो गए ना इस वजह से, बट उस पार्टी ने अभी तक मेरे अकाउंट से वो अमाउंट ली नहीं। जब उसने मेरे अकाउंट से अमाउंट नहीं ली तो इस मेरे अकाउंट में तो पैसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इस जो ये वाला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस तो लेस शो होगा बट पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो ये मेंशन कर दिया कि मेरे पास से पैसे चले गए बट अभी तक उस पार्टी ने मेरे अकाउंट से अमाउंट वो ली नहीं है। जब नहीं ली तो मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा और जो मेरे पास अमाउंट है उसमें जो मेरी स्टेटमेंट है वो कम शो हो रही होगी, ठीक है। ये एक डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। ये चेक डिपॉजिट करवाए बट कलेक्ट नहीं हुए, ये चेक मैंने इशू कर दिए बट अभी तक उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे लिए नहीं हैं। अच्छा जी, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ अकाउंट होल्डर। जी मेरा अकाउंट है ना, बैंक मेरे ऑर्डर के बगैर मेरे अकाउंट में से कोई चार्जेस नहीं डिडक्ट कर सकता। लाइक कोई मैंने रेंट पे करना है, मैंने कोई इंश्योरेंस पे करनी है, मैंने कुछ भी पे करना है तो वो मेरा ये ऑर्डर होगा बैंकों के मंथली एनुअली जो भी हिसाब किताब है आप मेरे अकाउंट से पे कर दें, ठीक है। तो बैंक जो भी चार्जेस मेरे अकाउंट से पे करेगा डेफिनेटली उससे मेरी पासबुक का बैलेंस कम शो होगा और हो सकता है मेरी माइंडसेट में ना हो, मैंने अपनी कैश बुक में से बैलेंस अभी लेस ना किया हो बट बैंक ने मेरी वो अमाउंट पे कर दी हो, तो इस वजह से कैश बुक का बैलेंस मेरा तो ज़्यादा शो हो रहा होगा लेकिन पासबुक का जो बैलेंस है वो लेस शो हो रहा होगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, बैंक चार्जेस, बैंक कोई ऑनलाइन करवा दी कोई या फिर हम एटीएम डेबिट कार्ड लेते हैं उसके चार्जेस डिडक्ट कर लिए बैंक ने एनुअली। बैंक ने तो डिडक्ट कर लिए बट मुझे इंटीमेट नहीं हुआ, मुझे कोई मैसेजेस नहीं आए कि आपकी अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट कर ली है, या आप अगर आया भी तो हम उसको सीन नहीं कर पाए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा थे तो मेरी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा था बट पासबुक में से वो अमाउंट चूँकि काट ली गई थी तो अकाउंट में से तो पासबुक का बैलेंस उसकी वजह से लेस शो हो रहा था, ठीक है। ये एक डिसएग्रीमेंट है हमारा। नंबर 4 पे है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? जो हमने लोन एक्स्ट्रा अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे हम बैंक से निकलवा लेते हैं, लोन आप इसको समझ लें, तो उसके ऊपर हमें एक इंटरेस्ट पे करना होता है हर 6 मंथ के बाद या हर साल के बाद या हर महीने, जो भी बैंक का वो होगा एग्रीमेंट आपके साथ, उसके ऊपर बैंक ने ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेना है इंटरेस्ट। वो अगर हमारे माइंड में नहीं है, हमने अपनी कैश बुक से लेस नहीं किया बट बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया, उस वजह से पासबुक का बैलेंस लेस शो हो रहा होगा और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा, ठीक है। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। अच्छा जी, मुझे पार्टी ने चेक दिया, मैंने चेक रिसीव कर लिया बट बैंक में अभी तक सेंड नहीं किया। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलती है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। मीन मैंने चेक रिसीव कर लिया, यहाँ पर ये है कि मैंने बैंक में ही नहीं भेजा। जब बैंक में नहीं भेजा तो बैंक कैसे कलेक्ट करेगा? मैंने तो अपनी बुक में लिख लिया कि भी मुझे इतने पैसे आ गए बट एक्चुअली कैश, चेक को भी हम पैसे ही कहते हैं ना। मैंने चेक मुझे मिला, मैंने कह दिया कि मुझे इतने पैसे आ गए हैं बट एक्चुअल में क्या था कि वो बैंक में मैंने सबमिट ही नहीं करवाया, जिस वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस तो ज़्यादा शो हो रहा था बट पासबुक का लो था। पासबुक का बैलेंस क्यों लेस शो हो रहा था? क्योंकि वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया। जब मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया तो बैंक कलेक्ट कैसे करेगा उसको? ठीक हो गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट है मिस्टेक इन कास्टिंग द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। हाँ जी, हम कैश बुक की डेबिट साइड में कोई अमाउंट कम लिख दी। अंडर कास्ट ओवर कास्ट का कंसेप्ट, आपको अंडर कास्ट में कम लिखा जाना, ओवर कास्ट का मतलब ज़्यादा लिखा जाना। अगर हमने ज़्यादा लिख दी तो भी प्रॉब्लम है, अगर अंडर कास्ट लिख दी तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बैंक रोंगली डेबिट ओवर अकाउंट मीन यहाँ पर हमारे अकाउंट को डेबिट नहीं होना था, क्रेडिट होना था। तो अगर बैंक ने गलती से डेबिट कर लिया तो इस वजह से भी हमारे पासबुक में लेस बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। ओमिटेड का लफ्जी मतलब होता है भूल जाना। ओमिटेड चेक, मुझे पार्टी ने चेक दिया, मैं कहीं रख के भूल गई, अब मुझे पता ही नहीं है मैंने वो चेक बैंक में सबमिट करवाया कि नहीं करवाया। कैश बुक में मैंने लिख लिया कि मेरे पास ये अमाउंट आ गई है। तो ये रीज़न भी हो सकती है डिफरेंस की बैलेंसेस में, ठीक है। अच्छा जी, इस साइड पर आ जाएं तो ये सेकंड लिखा हुआ है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट। जी, कस्टमर ने मुझे पे करने थे पैसे। कस्टमर ने क्या किया कि डायरेक्ट जाके मेरे अकाउंट में पे कर दिए, मुझे इंटीमेट नहीं किया और मुझे बैंक की तरफ से भी कोई इंटीमेशन नहीं आई। तो मैंने तो अपने कैश बुक में नहीं लिखा कि मुझे पैसे आ गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि पासबुक जो है वो ज़्यादा शो हो रही होगी क्योंकि बैंक में पैसे आ गए हैं। बैंक बाय पासबुक बनाता है ना, उसके अंदर बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा और कैश बुक के अंदर बैलेंस लेस शो हो रहा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कहीं कोई भी हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है बैंक में, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या डिपॉजिट्स हैं, उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट बैंक में हमारे आ गया जिसकी वजह से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो तो ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन हमें इंटीमेट नहीं किया, इंटीमेशन हमें नहीं हुई उसकी, हमने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो कैश बुक का बैलेंस उस वजह से लेस शो हो रहा है। डिविडेंड कलेक्टेड, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है ये भी प्रॉफिट ही, बट इस प्रॉफिट का नाम शेयर्स के ऊपर जो होता है वो डिविडेंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने तो नहीं रिकॉर्ड किया कैश बुक में, इसलिए कैश बुक का बैलेंस लेस है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है। मिस्टेक्स इन कास्टिंग क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, जी वहाँ पर डेबिट साइड थी, यहाँ कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आपने कोई बैलेंस लेस कर दिया, कोई बैलेंस ज़्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, तो वो आपके प्रॉब्लम हो गई। जी, बैंक रोंगली क्रेडिट ओवर अकाउंट, जी बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट को, इट्स मीन उसने डेबिट होना था या नहीं होना था, बैंक ने अगर गलती से क्रेडिट कर दिया तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से हमारा जो कैश बुक है उसका लेस बैलेंस शो होगा और पासबुक का बैलेंस मोर शो होगा रोंगली क्रेडिट करने से। मीन मेरे अकाउंट में वो पैसा आना तो नहीं था लेकिन बैंक ने गलती से कोई अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी, इसलिए वो ज़्यादा बैलेंस है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपको क्वेश्चन करने के लिए ये वाली जो सारी की सारी कॉलम्स हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप इन सारी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और इसके साथ ये याद कर लें कि ये सारे के सारे आपके क्रेडिट है, ठीक है। इन सारी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, माइंड में रख लें और ये सोच लें कि ये सारी की सारी आपकी डेबिट हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन सारी सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपने इनको डेबिट करना है। इस सारी सिचुएशन में आपके अकाउंट से पैसे जाने हैं, ठीक है, या अभी आपके अकाउंट में आए नहीं है तो आपने इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। बनती तो नहीं है ये बात, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी आपकी इनकम्स हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक इस चैप्टर में इसको इस तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए करूँ ताकि आपको ईजिली प्रिपेयर हो जाए कि आपने इसको कैसे करना है। अच्छा जी, जब आप रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर करेंगे आप उसके अंदर ये 5 आइटम्स हैं जो आप नहीं लिखेंगे, ये हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, रिवाइज कैश बुक के अंदर इनको हम इग्नोर कर देते हैं। मीन अगर कोई आपके ओमिटेड चेक हैं, ओमिटेड चेक पीछे मैंने आपको डिटेल बताई, भूल जाने वाले चेक आपको पता नहीं चला, रॉन्गली डेबिट आपके अकाउंट को गलती से डेबिट कर लिया गया, आपके अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर लिया गया, अनकलेक्टेड चेक वो चेक जो आपने डिपॉजिट करवाए बट कलेक्ट नहीं हुए, या वो चेक जो आपने कस्टमर से रिसीव कर लिए बट अभी तक बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं करवाए, बैंक में भेजे नहीं, ठीक है। अनप्रेजेंटेड और अनइशूड चेक, मीन अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक हैं जो चेक आपने क्रेडिटर्स की फेवर में इशू तो कर दिए बट क्रेडिटर्स ने अभी तक वो चेक आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं किए कि आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट कर ली जाए। ये वो 5 आइटम्स हैं जो आपकी रिवाइज कैश बुक में नहीं आएंगे। जब आप रिवाइज कैश बुक बनाएंगे तो इन 5 आइटम्स को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा स्पेसिमन रिवाइज कैश बुक का। ये आपकी, आप इसको डेबिट साइड कह लें। ये डेबिट साइड है, यहाँ पे बैलेंस बीडी हम लिखेंगे, यहाँ पर उसकी अमाउंट्स। अच्छा जी, ये जो डेबिट साइड है, अब आप प्रीवियस चले जाए, ये वाली जितनी भी डेबिट्स वैल्यू हैं, ये वाली जो मैंने कहा है इसमें से इग्नोर कर देनी है। लाइक चेक इशूड, अनप्रेजेंटेड चेक इसको कहा है, ये उसमें नहीं आएंगे। बैंक रॉन्गली क्रेडिट इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा ये जितने डेबिट्स हैं, ये वाली जितनी वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी इस डेबिट साइड पे आनी है। ठीक है, इस क्रेडिट साइड पे क्या आना है, ये सारी की सारी क्रेडिट जो मैंने कहा है कि इग्नोर करनी। लाइक मैंने कहा है चेक अनकलेक्टेड चेक को आपने इग्नोर करना है, ओमिटेड चेक को इग्नोर करना है, बैंक रॉन्गली डेबिट को इग्नोर करना है। ये मैंने कहा है ना, जो 5 चीज़ों को इग्नोर करना है। इन 5 चीज़ों को इग्नोर करने के अलावा बाकी जितनी भी मैंने आपको वो एक डेबिट कॉलम बना के पीछे बताया है, क्रेडिट बताया डिसएग्रीमेंट में, डेबिट वाली सब आपकी यहाँ पे आनी है, क्रेडिट वाली सब आपकी यहाँ पे आनी है। ठीक है, फिर इन दोनों में से एक साइड बड़ी होगी, जो साइड बड़ी होगी उसमें से जब छोटी साइड को माइनस करेंगे तो वो बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है, वो जो बैलेंस सीडी होगा आपका, वो डेबिट साइड पे भी आ सकता है, वो आपका क्रेडिट साइड पे भी वो आ सकता है। वो जो बैलेंस सीडी होगा आपका, उससे आपने नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, द आइटम वी एडजस्टेड हेयर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन स्टेटमेंट। जो हम क्वेश्चन के आइटम्स, जो मैंने ये वाले आइटम्स बताए हैं, इन आइटम्स में से जिनको आप इस रिवाइज कैश बुक में कर लेंगे ना सॉल्व, उनको आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं लेके चलेंगे। जो मैंने आपको कहा है कि आपने 5 चीज़ों को इसमें नहीं लिखना, एक्चुअली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने नेक्स्ट उन्हीं चीज़ों को लिखना है। ये जो अभी हमने पीछे रिवाइज कैश बुक बनाई, इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, बट ज़रूरी नहीं है वो हमेशा डेबिट हो। यहाँ पर सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो डेबिट होगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंगली अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इसमें जो ऐड होंगे वो सब के सब डेबिट होंगे। और वो डेबिट कौन से होंगे, वो डेबिट ये वाले होंगे जो सब के सब उसमें ऐड होंगे। और अगर आपका ये वाला बैलेंस क्रेडिट है तो जो इसमें ऐड होंगे वो सब के सब क्रेडिट होंगे। वो कौन से क्रेडिट जो इसमें ऐड होंगे, वो ही उस डेबिट जो भी मैंने आपको दिखाया था उसके ऑपोजिट वाले हैं जो इसमें ऐड होंगे। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ऐड होंगे, क्रेडिट लेस होंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जो ऐड होंगे वो क्रेडिट होंगे, जो लेस होंगे वो डेबिट होंगे। फिर से रिवाइज करी, यहाँ पर हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। जब आप रिवाइज कैश बुक के बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ये वाला बैलेंस हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक होता है। बट ये बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, सिंपल कैश बुक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला बैलेंस आपका बैलेंस एज पर पासबुक या पासबुक ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, कैश बुक में ही होगा, या सिंपल कैश बुक होगा, या सिंपल कैश बुक ओवरड्राफ्ट होगा आपका। ठीक है, अगर ये आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक होगा, ये वाली स्टेटमेंट। अगर ये आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो ये बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट होगा। ये था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्केच। ठीक है, नेक्स्ट हम लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि हमने कैसे सॉल्व करना है। जो मेन है, आपने सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ बैलेंस को प्रिपेयर करना है, उसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। लाइक आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो आपको पता हो वो डेबिट होता है, आपसे पूछा जाए डिविडेंड तो आपको पता हो वो डेबिट होता है। इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन करना इजी है। ठीक है, आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यू नो कि डेबिट है। आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि वो क्रेडिट होता है। आपसे पूछा जाए ओमिटेड चेक तो आपको पता हो वो सब के सब क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।